Hey everyone, welcome to the second video of our React.js series. पिछले वीडियो में हमने React का बेसिक इंट्रोडक्शन किया। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट React कंसेप्ट समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड जो डेवलपर्स को हेल्प करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को इजीली परफॉर्म करने के लिए। मतलब तुम समझो कि एक लाइब्रेरी टूल की तरह है। जब हमें किसी फीचर की जरूरत होती है, हम उस टूल को यूज कर लेते हैं। मतलब while using library you decide कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर सी या सी प्लस प्लस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आप बहुत बार stdio.h या cmat.h इन लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हो। तो लाइब्रेरीज हमें जब मन करे तब हम उसे यूज कर सकते हैं इंक्लूड करके। अब फ्रेमवर्क क्या है? तो फ्रेमवर्क इज बेसिकली a complete structure और सिस्टम that already define rules and flow। फ्रेमवर्क हमें एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट दे देता है जैसे हमें जिसे हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों हम यूज करते हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी है वो हमें स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी देता है और जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है। तो लाइब्रेरीज को डेवलपर खुद कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क पूरा फ्लो को खुद कंट्रोल करता है। लाइब्रेरी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। लेकिन जो फ्रेमवर्क है उसमें रूल्स ज्यादा होते हैं, मतलब हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। तो अब आप सोचो कि रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क। तो रिएक्ट जेएस ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो कि फ्रंट एंड बनाने का काम करती है। इसका मेनली फोकस क्या है? यूआई बनाना या रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना। रिएक्ट फ्रेमवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें राउटिंग या स्टेट मैनेजमेंट, बैकएंड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा प्रोवाइड नहीं करता। मतलब फॉर दिस थिंग्स वी यूज एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज लाइक रिएक्ट राउटर, रिडक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये क्लियर हुआ होगा कि लाइब्रेरी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है और रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी क्यों है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब समझते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर हम रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं तो इन दो कीवर्ड्स के बारे में तो हमें जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि रिएक्ट जेएस हमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में काम करने के लिए अलाउ करता है। इसका मतलब है कि हम सारी चीजों को एक ही जगह पे कोड नहीं करते। हर कंपोनेंट के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल तुमने एक नेविगेशन कंपोनेंट बनाया, एक कार्ड कंपोनेंट बनाया और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए। तो तुम्हें तो पूरी वेबसाइट बनानी थी ना, तो ऐसे अलग अलग जगह पे ये कंपोनेंट्स होंगे तो हमारी पूरी वेबसाइट कैसे बनेगी? तो इसके लिए हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो अगर हम मल्टीपल फाइल्स में कोड लिख रहे हैं, तो जो वेरिएबल्स और फंक्शंस हम शेयर कर सकते हैं इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फंक्शन के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास तीन फाइल्स हैं, जो है index.html, script.js और app.js। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेरा index.html का बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरी script.js को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, और जब भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमारा जो फाइल का टाइप है वो मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस app.js में एक वेरिएबल क्रिएट करूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया const a इज इक्वल टू 10। अब मैं इस वेरिएबल को इस script.js में एक्सेस करना चाहती हूँ। तो क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं console.log a, अब
अगर मैं इसे चला के दिखाऊं, ओपन विथ लाइव सर्वर, इसको बंद करते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये देखो, ए इज नॉट डिफाइंड, हमें एरर मिल रहा है। अरे भाई, तुम जब इस ए वेरिएबल को इसमें तुमने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, तो तुम इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस में उसे कैसे यूज कर सकते हो? यहाँ पे तो वो डिक्लेयर भी नहीं है, इनिशियलाइज भी नहीं है, लेकिन तुम्हें तो इस ऐप डॉट जेएस से इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस में ही इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, इसमें नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट लिखेंगे। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एग्जिट। हमने इस ऐप डॉट जेएस से इस ए वेरिएबल को एग्जिट कर दिया, लेकिन अब एग्जिट किया है तो हमें उसे कहीं पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करना मतलब इन करना। तो वो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे इंपोर्ट। अब देखो, जैसे मैंने ए इंपोर्ट लिख के टैब दबाया, यहाँ पे उसने मुझे एक ऑलरेडी मतलब एक सिंटैक्स दे दिया। तो यहाँ इस ब्रेसेस में हमें क्या लिखना होगा? हमें वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि है ए, और जिसे हमें इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं ऐप डॉट जेएस से। तो जब मैंने ये लिख दिया, तो आप यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे 10 मिल गया। पर अगर मैंने ये नहीं लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैंने उसे इंपोर्ट किया, हमें बराबर हमारा जो ए वेरिएबल है वो दिखाई दे रहा है। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, यही है नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब नेम, किसी भी वेरिएबल को हम उसके नेम के थ्रू इंपोर्ट कर पा रहे हैं किसी दूसरी फाइल में। अब जैसे अगर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना दूं, b इज इक्वल टू 20, और मुझे इसे भी यहाँ एक्सेस करना है, तो क्या मैं एक्सेस कर पा रही हूँ? नहीं। यहाँ देखो रेफरेंस एरर, क्यों? क्योंकि मैंने इसे इंपोर्ट ही नहीं किया। यहाँ लिखते हैं यहाँ हम डायरेक्टली कॉमा करके भी लिख सकते हैं बी। तो यहाँ देख लो, आ गया ए और बी, तो ये हो गया हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसको यहाँ से हटाते हैं, मैंने फॉर एग्जाम्पल यही ए वेरिएबल को बनाया हुआ है, और मैं बस इसको लिख दूंगी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए। ठीक है, मतलब, और फिर यहाँ पे मैं उसको बिना किसी भी, मतलब किसी भी नाम के, उसको मैं जैसे एक्स वाई जेड, इसको हटाते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने अगर ए नाम से बनाया है तो मैं उसको ए नाम से ही मतलब एक्सेस कर पाऊं। यहाँ पे अगर मैंने एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए कर दिया, तो यहाँ पे मैं उसे किसी भी नाम से एक्सेस कर सकती हूँ, जैसे मैंने एक्स वाई जेड से कर दिया। तो यही हो गया हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो अब आपने डॉम तो पढ़ा ही होगा, जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो अब ये रियल डॉम और वर्चुअल डॉम ये है क्या? तो real DOM is our actual DOM, the tree-like structure of HTML. जब हम HTML, CSS, JavaScript का यूज करके UI क्रिएट करते हैं ना, तो छोटे से छोटे चेंज पे पूरा रियल डॉम चेंज होता है। मतलब आप ही सोचो ये कितना बेकार काम है कि अगर मुझे इस बटन के क्लिक पे अगर इस H1 को चेंज करना है, तो इस छोटे से काम के लिए ये पूरा जो डॉम ट्री है वो फिर से रीलोड होगा, फिर से रिफ्रेश होगा। अब वर्चुअल डॉम क्या है? तो ये वर्चुअल डॉम, ये कंसेप्ट रिएक्ट लेकर आया। वर्चुअल डॉम में क्या होता है? ये रियल डॉम का
की एक कॉपी बना लेता है। मतलब एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ चेंज करना है कि बटन के क्लिक पे इस H1 को चेंज करना है, तो क्या होगा, ये कंपेयर करेगा खुद को रियल डॉम से और जो भी चेंजेस करने होंगे कर देगा। वो सिर्फ H1 को चेंज करेगा, ना कि पूरे के पूरे डॉम को रीरेंडर करेगा। तो अब हम समझते हैं कि JSX क्या है। तो JSX इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML। मतलब ये है जावास्क्रिप्ट प्लस HTML। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिख सकते हैं। जैसे अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर कोई एलिमेंट अगर हमें क्रिएट करना हो तो हमें उसके लिए ज्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे। जैसे कि पहले हमें तो उस वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग document dot create element। पहले हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसमें हमें जो वैल्यू डालनी है वो हमें उसके अंदर इंसर्ट करनी पड़ेगी यूजिंग h1.html इज इक्वल टू, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे देन हमें उसे अपेंड करना पड़ेगा ब्राउजर में शो करने के लिए। तो ठीक है, तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हम कोई एलिमेंट को हमारे ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं, मतलब कोई एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें पहले उसे तो क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसमें हमें जो भी हमें शो करना है ब्राउजर पे वो हमें लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें उसे डिस्प्ले करने के लिए अपेंड करना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हमें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन जो XML है वो हमें अलाउ करता है कि हम डायरेक्ट जो जावास्क्रिप्ट है उसमें ही हम HTML भी लिख पाए। मतलब rather than writing this 3 lines of code, we can directly write like this। और इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि H1 एंड दैट्स इट। तो इससे हमें इजीली ज्यादा लाइंस ऑफ कोड भी नहीं लिखनी पड़ी और बस एक लाइन में हमने हमारा जो ब्राउजर पे हमें जो शो करना था वो हम शो कर पाए। तो बस यही है JSX। तो इससे आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम इसे डीप में समझेंगे। अभी हमने इसका सिर्फ एक ओवरव्यू लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट का फोल्डर क्रिएट करते हैं यूजिंग वीट। अब वीट क्या है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम रिएक्ट जेएस को प्रैक्टिकली और प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।